स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। भारत से क्या हम सीखें या भारत से हम क्या सीखें शीर्षक से हम विल्हेल्म मूलर के पुत्र महान ज्ञानी फ्रेडरिक मैक्स मूलर के विचारों को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा है और हम इस रचना के बैकग्राउंड को जानते हैं, इस रचना की पृष्ठभूमि को जानते हैं कि मैक्स मूलर ने हमें यहाँ युवा अंग्रेज अधिकारियों को संबोधित जो किया है, जो भारत में प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हुए हैं, उस संबोधन को पढ़ रहे हैं। इसलिए इस रचना को हम लोग भाषण के रूप में देख रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप जानिए इस बात को कि किसी के द्वारा दिया गया भाषण उसका अपना व्यक्तिगत विचार होता है। वह विचार आपको बोरिंग भी लग सकता है, आपको इंटरेस्टिंग भी लग सकता है। वह विचार से आप सहमत भी हो सकते हैं, आप उस विचार से असहमत भी हो सकते हैं, परंतु जो हमारी बहादुरी है या जो हमारी जिम्मेदारी आप समझिए, वो ये जिम्मेदारी है कि हमें इसको पढ़ना है। अगर हमें 10वीं कक्षा में अच्छा नंबर लाना है तो हमें इसको पढ़ना ही है। अगर हमें अपने घाव को ठीक करना है तो इस समय चैत का महीना चल रहा है, प्रतिदिन नीम के पत्ते को चबाना पड़ेगा। ये कड़वी घूंट पीनी पड़ेगी। ये हम आपके परिप्रेक्ष्य से बोल रहे हैं। एक टीचर होने के नाते मुझे ये बोलने का कभी अधिकार ही नहीं है कि कोई रचना उबाऊ है या कोई रचना रुचिकर है। ये हम आपके एस्पेक्ट में बोल रहे हैं। मेरा अपना विचार है कि मैक्स मूलर जी ने जो भारत के बारे में कहा है वो सब सही है और आज भी सही है। इसलिए इसे बोला गया है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये प्रासंगिक है। हम देख चुके थे अपने पिछले वीडियो में कि हमें कई सारे इतिहास का संदर्भ देकर भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया और उन अंग्रेज अधिकारियों को प्रेरित किया कि यदि आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं तो भारत में आपके पास काम करने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र उपस्थित है। आप चाहे किसी क्षेत्र में काम कीजिए, चाहे आप पुरातत्व क्षेत्र में काम कीजिए, चाहे आप शिक्षा क्षेत्र में काम कीजिए, चाहे आप किसी क्षेत्र में काम कीजिए। और उसी का अगला पार्ट आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि आप में से कईयों ने भाषाओं का ही नहीं, भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। तो आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है जहां केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और क्षय से संबंध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके? यानी अगर आप भाषा में काम करना चाहते हैं तो यहाँ तो विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। वहाँ आपको आर्य, यहाँ ये जो शब्द है वहाँ क्यों आया? क्योंकि इस समय जो मैक्स मूलर भाषण दे रहे हैं वो भारत से दूर हैं और भारत के बारे में बात करें, इसलिए यहाँ बोला जा रहा है। वहाँ आपको आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसी अनेक भारतवासी जातियों की बोलचाल की भाषाओं का ही नहीं अपितु उनके साथ यूनानी, पूची, हून, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों व विजेताओं की भाषाओं के सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी सुयोग प्राप्त हो सकता है। यहाँ प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ अंग्रेज अधिकारी, माय डियर स्टूडेंट्स, एक प्रशासनिक अधिकारी को अपने क्षेत्र का पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी वह अच्छा प्रशासक बनता है। और जिस प्रशासनिक सेवा की हम बात कर रहे हैं, जो उस समय अंग्रेज आ रहे थे, आज उसी को भारत में IAS कहते हैं। एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी पूरे भारत के बारे में सब कुछ जानता है और जो चीज़ें वह नहीं जानता है वह जानने का इच्छुक होता है, तभी वह अच्छा प्रशासक बनता है। आपको भी एक अच्छा प्रशासक, एक अच्छा भारतीय नागरिक बनना है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आप समझिए कि हमारा भारत कितना विविधताओं से भरा है। यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं
तो आपको विधि संहिताओं के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम या जर्मनी के ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास से सर्वथा भिन्न होते हुए भी इनके साथ समानताओं और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए हम धर्म सूत्रों या समयाचारिक सूत्रों को ही ले लें। ये धर्म सूत्र मानव धर्मशास्त्र जैसे परवर्ती विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। हम अपने नियमों का, अगर हम कानून का अध्ययन करना चाहते हैं तो भारत में प्राचीन कानून चले आए हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में विभिन्न प्रकार के नियम हैं, वहाँ से हम अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनैतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और वैशिष्ट्य को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है, तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग अनायास ही मिल जाएगा। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। यानी यहाँ हम देख रहे हैं कि मैक्स मुलर जी भारत के हर एक अंग को, भारत के हर एक छोटे से छोटी इकाई को टच कर रहे हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी जो भारत के बारे में नहीं जानता है, मैक्स मुलर उसे भारत के हर एक अंग से अवगत करा रहे हैं। भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षीयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है, पारसियों के जरसुस्त्र धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट व विकसित होते रहते हैं। भारत में अनेक प्रकार के धर्म जन्म ले रहे हैं। यानी भारत हर हमेशा आपको कुछ न कुछ नया सिखा रहा है, चाहे वह धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वह कानून का क्षेत्र हो, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो। भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। यानी भारत के बारे में अब ये बात बोली जा रही है कि आप प्राचीन और भविष्य, यानी जो बीत गया और जो आने वाला है, उस समय के बीच में अपने आप को पाइएगा। वहाँ आपको ऐसे सुअवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं। आप आज की किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए, वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो या उच्च शिक्षा, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानूनी मसला सीखने या सिखाने योग्य कोई बात क्यों न हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसी विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धारा में अवगाहन का अवसर मिलेगा जो अभी तक आपके लिए अज्ञात थी। यहाँ आपको मानव हृदय की गहनतम सहानुभूति और सदाशयता को जगाने वाले पाठ भी प्रचुर परिमाण में पढ़ने को मिल सकते हैं। मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्ययन में, मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्ययन में, या यूं कहें कि हमारे अपने स्वरूप के अध्ययन में, अपने सच्चे आत्मरूप की पहचान में भारत का स्थान किसी भी देश के बाद नहीं रखा जा सकता। यानी दूसरे नंबर पर नहीं रखा जा सकता। हमेशा भारत का स्थान मानव मस्तिष्क के विकास के क्रम में पहले स्थान पर रखा जाएगा। मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने विशिष्ट अध्ययन का विषय क्यों न बना ले, चाहे वह भाषा का क्षेत्र हो या धर्म का, दैवत विज्ञान का हो या दर्शन का, चाहे विधि शास्त्र या कानून का हो अथवा रीति रिवाजों व परंपराओं का, प्राचीन कला या शिल्प का हो अथवा पुरातन विज्ञान का, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करने के लिए भले ही आप चाहें या न चाहें, आपको भारत की शरण लेनी ही होगी, क्योंकि मानव इतिहास से संबंध अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत उपादेय प्रमाणिक सामग्री का एक बहुत बड़ा भाग
भारत और केवल भारत में ही संचित है। यानी अगर आप इच्छुक हैं कि आपको मानव के बारे में जानना है, मानव इतिहास के बारे में जानना है, चाहे उसके किसी भी हिस्से को जानना हो, तो आपको भारत में ही आना पड़ेगा। भारत वह देश है, यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्याय का भी सम्यक अध्ययन, व्याख्या, विवेचन कर लें तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहासों के सब अध्याय मिलकर एक क्षण के लिए भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। ये भारत का है। इन्होंने अपने यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को भी भारत से निम्नतर पाया है। मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूँगा, किंतु भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूँगा जिसका नाम है संस्कृत। क्यों करेंगे? मैक्स मुलर संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था, इसलिए भाषा में अगर वह किसी चीज़ की चर्चा करेंगे तो संस्कृत की। अब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान दें, तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत शर्वातिशायी क्यों है? आप क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों संस्कृत के बारे में आप बात कीजिएगा। तो आइए सर बताते हैं संस्कृत के बारे में हम क्यों बात करेंगे और संस्कृत के बारे में आपको क्यों जानना चाहिए। आपके लिए ये चीज़ कोई नया नहीं है, आप भारतवासी हैं, आपने भारत में सभी चीज़ें महसूस की हैं, लेकिन अपने आप को उस व्यक्ति के स्थान पर रखिए जो भारत में जाने वाला है और जिसके वंशजों ने भी कभी भारत का दर्शन नहीं किया हो और उस व्यक्ति को भारत के प्रशासन को संभालना है, तो उसके लिए ये भाषण कितना महत्वपूर्ण है। आप उस नज़रिए से पढ़िए। आप उस नज़र से पढ़िएगा तो आपको भूख लगेगी। भूख इन द सेंस आपको जानने की इच्छा होगी कि आप देखें संस्कृत इतना महत्वपूर्ण क्यों है। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। जिस रूप में आज यह हम तक पहुंची है उसमें भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। ग्रीक और लैटिन भाषाएं लोगों को सदियों से ज्ञात हैं और निस्संदेह यह भी अनुभव किया जाता रहा था कि इन दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ साम्य अवश्य है, किंतु समस्या यह थी कि इन दोनों भाषाओं में विद्यमान समानता को व्यक्त कैसे किया जाए। ये जो ग्रीक और लैटिन भाषा है ये प्राचीनतम भाषा है, लेकिन संस्कृत इससे भी पुरानी है। आज आप अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, पाई, फाई, एक्जाय, साई जो भी पढ़ते हैं ये सब एक लैटिन भाषा से आए हुए कुछ शब्द हैं। आप इनको पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं विज्ञान के क्षेत्र में, तो आपको लगता है इनका बड़ा महत्व है। मैक्स मुलर बोलते हैं महत्व, लेकिन दोनों में समानता है। उस समानता को जब देखेंगे तो पता चलेगा ये दोनों शब्द, ये दोनों भाषाएं संस्कृत से निकल कर आई हैं। कभी ऐसा होता था कि किसी ग्रीक शब्द का निर्माण प्रक्रिया में लैटिन को कुंजी मान लिया जाता था और कभी किसी लैटिन शब्द के रहस्यों को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था। उसके बाद जब गॉथिक और एंग्लो सैक्सन जैसी ट्यूटोनिक भाषाओं, पुरानी केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा, तो इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ा। इस पारिवारिक संबंध को आपको क्लास 11 में स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आ गई और समानताओं के साथ ही साथ इतना अधिक अंतर भी इनमें कैसे पड़ गया, यह रहस्य बना ही रहा। और इसी कारण ऐसे अनेक अहेतुकवाद उठ खड़े हुए जो भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत हैं। किंतु ज्यों ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी, ज्यों ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों को एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। निश्चित ही संस्कृत इन सब भाषाओं की अग्रजा है। लोग पहले लैटिन, ग्रीक, ट्यूटोनिक, एंग्लो सैक्सन इन सब की जो भाषाएं थी उनको इस सब भाषाओं में कुछ समानता थी और कुछ अंतर भी था।
समझ नहीं पा रहे थे लोग कि ये समानता कहाँ से आई। लेकिन जब संस्कृत का अध्ययन किया गया तो पता चला ये सभी भाषाएं संस्कृत से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इन सब में समानता भी और संस्कृत से जुड़ने के साथ साथ ये अपना अलग रूप भी धारण कर रही हैं, इसलिए इनमें कुछ अंतर भी हैं। उससे हमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकी जो इस परिवार की किसी अन्य भाषा में सर्वथा भुला दी गई थी। यदि आग के लिए संस्कृत का अग्नि और लैटिन का इग्निस एक ही शब्द मिल जाता है तो हम निर्भांत रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे से अविभक्त आर्यों को अग्नि का ज्ञान हो चुका था। साथ ही लिथुआनियन उग्निस और स्कोटिक भाषा के इंग्ले, देखो दोनों भाषा इंग्ले और उग्निस शब्द यह दर्शाते हैं कि स्लाव या ट्यूटोनिक भाषाएं भी इस शब्द से परिचित थीं। किससे? अग्नि से। अग्नि जो संस्कृत का शब्द था उससे परिचित थी ये सब भाषाएं, भले ही वह कालांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द ही क्यों न गढ़ लिए गए हों। ठीक है, आप आज गौरव सर के यहाँ आने के लिए जिस गली का प्रयोग करते हैं उस गली को कुम्हरवा गली कहते हैं, ये अलग बात है, लेकिन वो कृपानाथ सिंह गली है, थी और रहेगी भी। आप प्रयोग करने में उसका नाम बदल दीजिए, लेकिन जड़ कहाँ है? कृपानाथ 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 कुम्हार गली में बदल गया। तो अग्नि शब्द से आप इग्निस बना लीजिए, उग्निस बना लीजिए, इगले बना लीजिए, सब शब्द तो जुड़ा हुआ संस्कृत से ही है। इसलिए हम यह बात मानते हैं कि भारत में प्रचलित संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में अग्रजा है और आप उस क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं। दूसरी वस्तुओं के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं और यह बता पाना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे पनपता रहता है जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझाकर सर्वथा लुप्त हो जाता है। दूसरी वस्तुओं के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं और यह बता पाना सरल नहीं है कि कोई शब्द कैसे पनपता है और कैसे मिट जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो हमें आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। वहां हम पाएंगे कि संस्कृत में इसे मूषः, ग्रीक में मूस, लैटिन में मुस, पुरानी स्लावोनिक में माइस और पुरानी उच्च जर्मन में मुस कहते हैं। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस प्राचीन युग में जिसकी काल गणना हम अपने नहीं अपितु भारत के तिथि क्रम के आधार पर ही कर सकते हैं, चूहा ज्ञात था और उसका मूस नाम भी रख दिया गया था ताकि किसी अन्य कीट पतंग के साथ इसकी पहचान में कोई घपला न हो जाए। यानी शब्द भी गढ़े जाने लगे थे भारत में और वहां से ये सारे शब्द यहाँ आए हैं। इस प्रकार पुराने पत्थरों या कांच के टुकड़ों को जोड़ जोड़कर बनाए गए पच्चीकारी के चित्र की भांति आर्यों के विभाजन से पूर्व की सभ्यता व सांस्कृतिक अवस्था का कुछ कमोबेश एक परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता है और बनाया जा चुका है। इतना ही क्यों, भारत व यूनान, इटली और जर्मनी में बिखरे पड़े अवशेषों के आधार पर आर्यों की जिस मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया है वह भी उन लोगों की अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया की ही उपलब्धि थी। आप बड़ा खुश होते हैं, आपको बड़ा ज्ञान है। ज्ञान तब ना आया जब आप बोलना सीखे। बोले आप तब न जब आपके पास शब्द थे। और भारत में जो आर्य हैं उनके पास वो सारे शब्द हैं जिनसे आपके शब्दों का निर्माण हुआ है। इसलिए अपने आप पर अधिक प्राउड नहीं कीजिए, अपने आप पर अधिक गुमान मत कीजिए। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन तीनों भाषाओं के एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितना पीछे हटना होगा।
इस प्रकार हम उस सम्मिलन स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जातियां एक दूसरी से पृथक हुई थी, और यह भी कि उस सुदूर अतीत में भी वह हमारी आदि आर्य भाषा एक ऐसी चट्टान के रूप में दिखाई देती है जो चिंतन परंपरा के प्रवाहों के उतार चढ़ाव से घिस मंच कर चिकनी और स्पष्ट हो चुकी थी। हमें उस भाषा में प्रकृति और प्रत्यय के योग से बनी हुई अस्मि, ग्रीक एस्मी जैसी यौगिक क्रियाएं मिलती हैं। मैं हूँ जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए भला किन्हीं दूसरी भाषाओं में अस्मि जैसा शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहाँ मिल पाएगा। उन भाषाओं में खड़ा होता हूँ या ठहरता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं उगता या उत्पन्न होता हूँ, या मैं बदलता हूँ जैसी क्रियाएं भले ही मिल जाएं, किंतु अस्मि मैं हूँ यह क्रिया तो केवल आर्य भाषाओं में ही उपलब्ध हो सकती है। यहाँ मैक्स मूलर भारत की भाषा की बड़ाई कर रहे हैं। मैं इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूँ, और यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचारों, अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है। भाषा के इतिहास को सबसे अच्छा इतिहास मानते हैं क्योंकि ये पढ़ने योग्य है। एक भाषा बोलना एक माँ के दूध पीने से भी बढ़कर एकात्मकता का परिचायक है। एक भाषा बोलना यानी एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग एकात्मकता के परिचायक हैं। परिचायक मतलब इनसे इनका परिचय होता है। भारत की पुरातन भाषा संस्कृत सारभूत रूप से वही है जो ग्रीक, लैटिन या एंग्लो सैक्सन भाषाएं हैं। यह एक ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी न पढ़ पाते, और भारत यदि हमें इस एक ही पाठ के सिवा और कुछ भी न पढ़ा पाता तो भी हम इससे ही इतना कुछ सीख जाते जितना दूसरी कोई भी भाषा कभी नहीं सिखा पाती। संस्कृत के बारे में बात हो रही है। संस्कृत भाषा और उसका साहित्य याद रहे, संस्कृत भाषा और उसका साहित्य याद रहे। यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है और यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है। मुझे उस एक दिन की भी याद है जब इतनी गर्मी थी कि किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। तभी एक सांध्य कक्षा में हमारे एक मास्टर डॉक्टर क्ली ने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती थी जो ग्रीक और लैटिन के ही क्यों, जर्मन और रूसी के भी सर्वथा समान थी। यह सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब शायद आज हल्के फुल्के मूड में हैं और कुछ मजाकिया बातें कर रहे हैं, किंतु मास्टर साहब ने तो तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के संख्यावाचक शब्द, सर्वनाम और समान धातु रूप श्याम पट पर लिख दिखाए। श्याम पट का मतलब ब्लैक बोर्ड। अब तो हमारे सामने ऐसे तथ्य उपस्थित थे जिनके आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। यानी संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है। भारत के बारे में एक प्रकार के सुनिश्चित ज्ञान को मैं अपने व्यापक तथा इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ। भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोप वासियों की धारणाएं बदल चुकी हैं और बहुत विस्तृत हो गई हैं। अब हम यह जानने लगे हैं कि जैसा पहले समझा जाता था वास्तव में हम कुछ भिन्न हैं। कल्पना कीजिए कि किसी छोटी छोटी प्रलय या भौगोलिक उथल पुथल के कारण कभी अमेरिका के लोग अपने आप के अंग्रेजी मूल का सर्वथा भूल जाएं और तब 2-3 हजार वर्ष बाद उन्हें अकस्मात मालूम हो जाए कि 17वीं सदी में ऐसी ही अंग्रेजी भाषा और उसका साहित्य विद्यमान था, तो वे आश्चर्याभिभूत होंगे। संस्कृत की खोज से हमारे लिए आज ठीक वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज हम जर्मनी में बैठे संस्कृत भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं और पता क्या चल रहा है कि हम जिस भाषा पे गुमान कर रहे हैं वह संस्कृत से आई है। तो कैसा लग रहा है? इसके कारण हमारी ऐतिहासिक चेतना में एक नया अध्याय जुड़ गया है और हमारे भूले बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियां फिर से साकार हो उठी हैं। संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन ने हमारे लिए बस इतना ही किया हो
सो बात भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है सो कि सिर्फ शब्दों के रूप में मिलते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने, तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने ही परिवार और सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे हैं, अपितु इसने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया है जो पहले नहीं हो पाया था। यानी संस्कृत की खोज ने बताया है हमें कि सर, संस्कृत की खोज ने हमें बताया है कि हम सब मानव जाति एक समान है। हम जो किसी को ऊंच नीच समझते हैं, ऐसी बातें नहीं हैं। भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक जो निष्कर्ष निकाले हैं वे संस्कृत की सहायता के बिना कदापि नहीं प्राप्त किए जा सकते थे। आज हमारा इतिहास का यह अध्ययन प्रथम मानव को अपने पूर्व को, अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए, इस फ्रेंच उक्ति को क्रियान्वित कर सकने योग्य बनाता है। इस प्रकार मनुष्य इस विश्व में अपना वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है और यह जान लेता है कि उसने अपनी जीवन यात्रा कहाँ से आरंभ की थी, उसे कौन सा मार्ग अपनाना और कहाँ पहुँचना है। हम सब पूर्व से आए हैं, पूर्व यानी ईस्ट। हम सब पूर्व से आए हैं। हमारे जीवन में जो भी कुछ अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्व से ही मिला है। पूर्व क्या? भारत से। और पूर्व को पहचान लेने से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इतिहास की वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाया है, भले ही वह प्राच्य विद्या विशारद न भी हो, तो भी यह अनुभव अवश्य होगा कि वह नानाविध स्मृतियों से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहा है। यानी यहाँ बता रहे हैं कि आप यहाँ बैठकर सोच रहे हैं कि आप नए देश में जा रहे हैं, लेकिन नहीं, आप इस बात को समझिए, जानिए, पहचानिए कि आप नए देश में नहीं बल्कि आप एक ऐसे देश में जा रहे हैं जहाँ से हम आए हैं, यानी जहाँ से आप आए हैं। आपके पूर्वज आज से 5-10 हज़ार साल पहले वहीं से आए हैं। अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुंचेंगे तो बजाय इसके कि आपका दिल बैठने लगे, मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक को ठीक वैसा ही अनुभव हो सके जैसा कि आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को उस समय हुआ था जब उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्र यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट का दर्शन किया था। मैं चाहता हूं कि जिस समय आप भारत पहुंचे उस समय आपको भारत अनजान न लगे, इसलिए मैंने आपको इतनी सारी भारत के बारे में बातें बताई हैं। विलियम जोन्स भी जब भारत पहुंचे थे तो उन्होंने क्या कहा था, सुनिए उन्हीं के शब्दों में क्या कहा था। कहा था कि जिस भारत यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी पिछले 1783 के अगस्त में, उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था कि एक दिन संध्या के समय दिन भर में देखे गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने था। फारस या ईरान हमारे बाईं ओर था तथा अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज के पिछले भाग से टकरा रही थी। एशिया के सुविस्तीर्ण क्षेत्रों से चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ वह वस्तुतः अनिर्वचनीय है। एशिया की यह भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान की धात्री, आनंददायक ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी, एक से एक बढ़कर शानदार कार्यकलापों की दृश्य भूमि, मानव प्रतिभा के उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र तथा धर्म, राज्य, सरकारों, कानून या विधि संहिता, रीति रिवाज, परंपराओं, भाषा, लोगों के रंग रूप और आकार प्रकार आदि की दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदा से सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जाती रही है। भारत वह चीज है जहाँ सब कुछ है। मैं यहाँ यह कहे बिना नहीं रह सका कि कितना अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र
अभी तक अनदेखा ही रह गया है और कितने बड़े व ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। भारत को देखकर ये अनुभव हुआ सर विलियम जोन्स को कि हम अभी तक इस सुंदरता से अपरिचित थे। महादेव जाने आप कभी जाइएगा या नहीं जाइएगा, उनकी बुलाहट आएगी या नहीं आएगी, लेकिन कभी अगर आप केदारनाथ यात्रा गए और पैदल चलकर मंदिर पर पहुँचे, उस दिन आपको यह एहसास होगा कि कैसे आप यहाँ पहुँचे इस ऊंचाई पर। और कहीं आप एवरेस्ट पहुँच गए, एवरेस्ट चढ़ गए, तो आपको सच में लगेगा कि कितना बड़ा चीज़ था जो आपके जीवन से मिसिंग था। ये भावना आएगी। आपके लिए भारत अपरिचित नहीं है, लेकिन जिनके लिए भारत अपरिचित है उनके लिए इसकी खूबसूरती कितनी बड़ी बात है। कभी कभी आप जैसे व्यक्ति, हमारे जैसे व्यक्ति ताजमहल देखकर भी अचंभित रह जाते हैं कि इस पृथ्वी पर इतना बड़ा चीज़ उपलब्ध था और हम इससे वंचित थे। यही भाव यहाँ सर विलियम जोन्स को उत्पन्न हुआ है भारत को देखकर कि कितना विशाल क्षेत्र, ये दूर अरब सागर से भारत को देख रहे हैं, तो सोचिए कितना बड़ा व्यू मिला होगा। और उसी पर इन्होंने ये लिखा है, भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। सर विलियम जोन्स ने भारत के लिए जो किया वह न जाने कितने लोग और भी चाहिए, तभी भारत का परिचय पूरी दुनिया से होगा। जब अपने जहाज के डेक पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर जोन्स ने देखा था कि सूर्य अपरांत सागर में डूब रहा है, तो उनके पीछे इंग्लैंड की सुमधुर स्मृतियां तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी। उन्हें ईरान तथा उसके प्राचीन सम्राट मानो प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित लग रहे थे। अरब सागर की शीतल मंद समीर के झोंके उन्हें झुला रहे थे। ऐसे स्वप्नदर्शी ही यह समझ सकते हैं कि अपने स्वप्नों को साकार और अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में परिणत कैसे किया जा सकता है। यानी सर विलियम जोन्स ही जान सकते हैं। और जो बात या स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थी, जो बात या स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थी, आज भी वैसी ही है, या यूं कहें कि आज भी वैसी हो ही सकती है। यदि आप लोग चाहें तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। आप लोग विश्वास रखें कि यद्यपि सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद से अब तक प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजय प्राप्त की हैं, तथापि किसी भी नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं हो जाना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदानों में अब उसके लिए विजय करने को कुछ भी शेष नहीं रहा। यहाँ प्रेरित करते हुए मैक्स मूलर कह रहे हैं कि ठीक है, आपको लग रहा है कि सर बहुत चीज़ हम भारत के बारे में जानते हैं, लेकिन हम आपको फिर बोलते हैं, आपके लिए भारत आज भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। आपको आप जो क्लास 10th में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, आपको लगता है हाँ पढ़ लिए सब कुछ, हो गया सब कुछ, लेकिन हम फिर बोलेंगे आपने अभी कुछ नहीं किया है। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैक्स मूलर भी इन अंग्रेज अधिकारियों को यही बोल रहे हैं कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया है। और जो कुछ भी सर विलियम जोन्स ने खोजा है या सर विलियम जोन्स ने जो कुछ भी बातें बताई हैं और आपको लगता है कि बस इतना ही है भारत के बारे में, वो बात भी सच नहीं है। आपके लिए भारत का विशाल मैदान इंतजार कर रहा है। इस तरह से फ्रेडरिक मैक्स मूलर के द्वारा लिखा गया यह पाठ, यह भाषण भारत से हम क्या सीखें समाप्त होता है। Thank you very much.